नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज पूरे विश्व में वानिकी दिवस मनाया जा रहा है। ये दुनिया भर में लोगों को वनों के महत्व और उनसे मिलने वाले अन्य लाभों की याद दिलाने के लिए पिछले 30 सालों से मनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए पानी, पेड़, पौधे जैसे संसाधन दिए हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और सूखा, बाढ़, तूफान जैसी भयानक स्थिति पैदा हो रही है। ऐसी भयावह स्थिति भविष्य में और भी बढ़ेगी जब तक हम इसके लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे। आज विश्व वानिकी दिवस है, जिसे मनाने का उद्देश्य वनों को बचाना है, क्योंकि समस्त मानव का जीवन वनों पर ही निर्भर है। इसलिए वनों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो वनों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसी विश्व वानिकी दिवस पर आधारित है हमारी ये खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, विश्व वन दिवस पहली बार साल 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ की 23वीं महासभा द्वारा मनाया गया था। विश्व वानिकी दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि विश्व के सभी देश मिलकर अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। भारत में इस दिवस की शुरुआत 1950 में की गई थी। इस दिवस की शुरुआत भारत में तत्कालीन गृह मंत्री कुलपति कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने की थी। किसान भाइयों, वन हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और वनों पर समस्त मानव जाति का जीवन निर्भर करता है। लेकिन वनों के लगातार काटे जाने के कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए विश्व वानिकी दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व के सभी देश मिलकर अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। कई स्थानों पर वनों को काटकर उन्हें बेचा जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए भूमि को बंजर बनाता जा रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। भारत में 657.6 लाख हेक्टेयर भूमि यानी 22.7% पर वन बनाए जाते हैं और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1952 में निर्धारित राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वन भूमि पर उद्योग धंधों तथा मकानों का निर्माण, वनों को खेती के काम में लाना और लकड़ियों की बढ़ती मांग के कारण वनों की अवैध कटाई आदि वनों के नष्ट होने के प्रमुख कारण हैं। हमें देश की राष्ट्रीय निधि को बचाना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे वायुमंडल का संतुलन बना रहे और हमारे वायुमंडल में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। वनों की सुरक्षा के संबंध में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने कहा था कि वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। यही कारण है कि वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और अनेक प्रकार के सांस संबंधित रोग पैदा होते जा रहे हैं। वन वायुमंडल में मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ों का भी हमारे दैनिक जीवन में भी अहम महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बहुत सी वस्तुएं पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं, तो हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वन संपदा हमारी बुनियाद को मजबूत और जीवन को बनाती है। संपन्न जंगल हमारे जीवन की बुनियाद है, जो हमारे पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों का आशय सामान्य रूप से वृक्षों के समूह से होता है, लेकिन वास्तव में ये विभिन्न जीवों का एक जटिल समुदाय है। एक दूसरे पर परस्पर आश्रित अनेक पौधे और जानवर वनों में निवास करते हैं।
तथा वन्य के भूतल पर अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु, जीवाणु और फंगस पाए जाते हैं, जो मिट्टी और पौधे के मध्य पोषक तत्वों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। इसलिए वनों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने कल के अन्नदाता कार्यक्रम में पूसा नई दिल्ली में आयोजित किसान मेले में कृषि से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में जाना, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर रुख करते हैं इस कृषि उन्नति मेले की ओर और जानते हैं कि ये मेला किसानों के लिए किस प्रकार से आकर्षण का केंद्र रहा। किसानों की आमदनी किस तरह दोगुनी की जाए उस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, और कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें काम करेगी उस पर बात हो रही है, जिससे कि कम लागत के अंदर अधिक उत्पादन किसान को मिले, उनको अच्छी बाजार कीमत मिले, और कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी जो देश भर में उसको सभी जगह लागू किया जा सकता है, जिससे कि किसान उसको अपना सके, जिसमें खास करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे जो है वो काफ़ी चर्चा हो रही है कि किसान जो है खेती के साथ में पशुपालन और दूसरे अन्य साधनों से अपनी आमदनी को दोगुना कर सके, और उसके लिए सरकार किस तरह उनकी मदद कर सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक जो 10वां कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन है वो बहुत सफल रहेगा, और उसमें किसानों की आमदनी के ऊपर ज़रूर जो है कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, किस तरह आमदनी दोगुनी की जाए, किस तरह उनको बाजार की अच्छी कीमत मिल सके उत्पादन की, उस पर चर्चा होगी। तो किसानों को निश्चित रूप से ये फायदेमंद रहेगा। में जो देखे तो उसको पता चलता है कि डबल इनकम के लिए कौन से स्टेप लिए जाते हुए, और खेती के साथ सब दूसरा IFS मॉडल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि खेती और पशुपालन एक सिक्के की दो बाजू की तरह है। खेती की जो बाई प्रोडक्ट है उसको पशु को खिलाने के लिए और पशुपालन में लगा देते हैं, और पशु की जो बाई प्रोडक्ट मिलती है उसको खेती में लगाते हैं, जैसे वो FYM उसका जो गौमूत्र है, छाण है, उसको जो खेती में लगाते हैं, तो उससे हमारी कम खर्चे में खेती में इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके सिवा बहुत सारे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, तो पानी कैसे उसमें बचा कर कैसे उसमें डैम के उसके यूज़ करते हैं, और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगा के एरिया बढ़ाते हैं। तो ये सभी बातें इसमें मिलती है। किसान भाइयों, इस मेले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं, जो कि किसानों के लिए काफी लाभकारी रहीं। तो क्या है ये जानकारियां, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। ये एक सॉइललेस टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आप लीफी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं पानी में। और जब मैं ये बोलता हूँ कि सॉइललेस टेक्नोलॉजी है, तो सॉइललेस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप पेस्टिसाइड फ्री, कीटनाशक, और आई थिंक मेरे हिसाब से कि आजकल के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, क्योंकि अगर आप सॉइललेस टेक्नोलॉजी उगाते हैं तो जितनी भी पेस्टिसाइड की वजह से बीमारियाँ होती हैं वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा देती है इन सब्जियों को खाने से। पौष्टिक हैं सब्जियां, और मेरे हिसाब से हर घर में इस तरह की सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ये मशीन को हम वेजिस्टार बोलते हैं, जो कि एक हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी मतलब वाटर और लेबर, मतलब कि पानी में उगाने की सब्जियों की टेक्निक। इसके अंदर हम सबसे पहले हम कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सॉइल नहीं होता। इस कोकोपीट के अंदर हम बीज डालते हैं, जो बीज 20 से 25 दिन में सैपलिंग बन जाता है, सीडलिंग पौधा बन जाता है। इस पौधे को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अंदर पानी है, आप देखेंगे जैसे पानी है, इसके अंदर डाल देते हैं, और 20 से 25 दिन के बाद ये पौधा पक्के इस तरह की आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें बन जाती हैं। ये अच्छी ग्रोथ है और पूरा ग्रोथ होता है। और करीबन अगर आप ये लेटुस को देखें तो लेटुस कम से कम 180 ग्राम से 200 ग्राम तक चले जाता है। इसके अंदर हम हर तरीके की लीफी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, जैसे बेसिल हो गया, लेटुस हो गया, चाइनीज़ कैबेज हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इस तरह की चीज़ें हम इसमें उगा सकते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हम सब कंट्रोल करते हैं। और ये LED लाइट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है।
और चूँकि इंडोर होता है, इंडोर होने की वजह से हम इसको LED लाइट लगाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। देखिए ये जो यूनिट है, ये यूनिट करीबन 3.5 लाख रुपए का ही है। मेले में आए किसान भाइयों ने क्या देखा और उन्हें क्या नवीनतम जानकारियां प्राप्त हुई, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। मेला देखा, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिली और इसका काफ़ी फ़ायदा मिला और जो हम फ़ायदा यहाँ से लेके जा रहे हैं उसे अपने फार्म पर जाके लागू करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। टेक्नोलॉजी में जो पशुपालन संबंधित थे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी और ख़ास तौर से जो ये जैव उर्वरक जो है बताए जा रहे हैं ये काफ़ी अच्छे लगे। इफ्को ग्रुप के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है वो बताया उन्होंने और सॉइल टेस्टिंग वगैरह, काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। हैबतपुर गोसाई से मेले में अच्छी लगी, पशुपालन भी अच्छा लगा और जानकारियाँ मिली, अच्छी मिली। पशुपालन के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी दी और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। दिनों दिन बढ़ती आबादी के लिए हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करें, लेकिन पारंपरिक खेती के अंतर्गत इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए फसलों को उगाने और अधिक उत्पादन लेने के लिए काफी मात्रा में सिंचाई जल की आवश्यकता पड़ती है और दिन ब दिन घटता जल स्तर कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए आज की जरूरत के हिसाब से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में ड्रिप सिंचाई पद्धति एक बेहतर विकल्प है। तो किस प्रकार से उपयोगी है ड्रिप प्रणाली, आज इस बारे में जानकारी दे रहे हैं इटावा भोपजी जिला जयपुर के कृषि पर्यवेक्षक JS नथावत। पानी की दिन पर दिन कमी होती जा रही है। इस पानी की कमी होने की वजह से सिंचाई में जो है फसलों में सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता। तो अपन जो फसल उत्पादन के लिए लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इनमें ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप सबसे ज़्यादा सक्सेस और कम पानी काम में लेने वाली पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा फसलों में, सब्जियों में आसानी से खेती की जा सकती है और पानी की खपत कम होती है। जैसे ये जो है अपने यहाँ लगी हुई है ये ड्रिप, इस ड्रिप में बूंद बूंद सिंचाई जो है वो होती रहती है और आवश्यकता अनुसार पानी भी मिलता रहता है। इससे क्या है कि पौधों को जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से इनको पानी मिलता है और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और पौधे भी जो हैं वो अच्छे होते हैं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। आवश्यकतानुसार उर्वरक व कीटनाशी रसायन भी पानी के साथ ही दिया जाना संभव है। जड़ क्षेत्र निरंतर तर रहने के कारण दीमक की संभावना कम हो जाती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता। लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि में बिना समतल किए समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल का स्तर नीचे रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप विधि बागवानी एवं सब्जी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कपास, गन्ना और कुमांड कुल की फसलों में भी यह विधि कामयाब साबित हुई है। इस ड्रिप इरिगेशन की वजह से समस्त फसलों में जो है ना वो उत्पादन की वृद्धि होती है। साथ ही पानी की बचत के साथ साथ जो है ना इसको आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसान एक बार लगाने के बाद निश्चिंत हो जाता है जब तक फसल है। बार बार इसको पलटना नहीं पड़ता और पानी का कंट्रोल वाल होता है जिससे जिधर जिस खेत में चाहे ना उस खेत में अपन पानी दे सकते हैं। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो
तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। प्रारंभ में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु धीरे धीरे पौधे का फैलाव बढ़ने से विकास के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। संयुक्त रूप से जो दूसरी मिक्स फसलें हैं, जैसे एक ये जो दे रखा है लहसुन कर लिया, तो दूसरी तरफ सलजम कर ली, तो तीसरी तरफ मूली कर ली, गाजर कर ली, तो इसमें जो है ना एक ही पाइप से एक ही उनसे अलग अलग जो है नलिकाएं निकल करके और ड्रिप का काम करती हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बसौली, जिला बूंदी के कृषक महेंद्र वर्मा ने। आप भेड़ बकरियों में होने वाले फड़किया रोग के कारण, लक्षण एवं निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र वर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये बीमारी भेड़ बकरियों दोनों में होती है। इसमें एक खास बात यह है कि ये फड़किया की जो बीमारी है ये स्वस्थ भेड़ों में सबसे ज्यादा होती है, कमजोर भेड़ में कम होती है। अपने प्रदेश में किसान भेड़ बकरियों का पालन बड़े पैमाने पर करते हैं और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि इनसे कम खर्च में अच्छी आय जो मिलती है। लेकिन ये लाभ कभी कभी रोगों के कारण घाटे में चला जाता है। और अगर भेड़ बकरियों में होने वाले फड़किया रोग की बात करें तो इससे प्रभावित भेड़ बकरियां झुंड में मर जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फड़किया के अंदर होने के बाद में जानवर की मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, जानवर की ठीक होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और इससे अचानक जो जानवरों की मृत्यु होती है बाड़े में, जैसे अधिक संख्या में भेड़ बकरी मरती हैं 50, 60, 100, तो वो एक ऐसी बीमारी है जो एंटेरोटॉक्सिमिया है, जो आंतों का पॉइजनिंग की कंडीशन होती है, इसकी वजह से ये मर जाती हैं। और ये एक बैक्टीरिया जनित या एक जीवाणु रहित बीमारी है जो भेड़ बकरियों में होती है। इसमें लक्षण जो अपन इसको देखते हैं भेड़ों में, तो अपने को क्या है कि इसमें भेड़ और बकरी दोनों में समान लक्षण होते हैं। हाई टेम्परेचर होता है, 105 डिग्री से फ़ारेनहाइट डिग्री के आसपास में टेम्परेचर होता है। और ये इसके अंदर एंटेरोटॉक्सिमिया में क्या होता है कि डायरिया की कंडीशन होती है और भेड़ बकरी दोनों बेचैन होती हैं, अपने पैरों को बार बार पेट के ऊपर मारती हैं, क्योंकि ये आंत जनित बीमारी है। तो इसमें जानवर के आंतों के अंदर ये लक्षण जरूर होते हैं। इसमें ट्रीटमेंट के हिसाब से अपन देखा जाए तो इसमें ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक लगेगी, फ्लूइड थेरेपी लगेगी, जीएनएस वगैरह है, डेक्सोना वगैरह है, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह है, ये तो अपन इसके ट्रीटमेंट साइड में देखते हैं। किसान भाइयों, आपकी भेड़ बकरियों में फड़किया रोग ना हो, इसके बचाव के लिए आप समय पर उचित कदम उठाएं, तो आप अपनी भेड़ बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट से ज़्यादा मैं कहता हूँ इस बीमारी में बचाव अधिकांश कम करेगा। यदि अपने को अपनी भेड़ बकरियों को ईटी बीमारी से बचाना है, एंटीटॉक्सिमिया से बचाना है, फड़किया से बचाना है, तो साल में 2 बार ईटी वैक्सीन के नाम से इसकी वैक्सीन जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आपको उपलब्ध होती है, तो ये जो सितंबर और फरवरी के महीने में अपने को 2 बार अपने जानवरों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और इस वैक्सीनेशन की एक खास बात यह है कि ये वैक्सीन जैसे ही अपन वैक्सीन लगाएंगे उसके 15 दिन बाद एक बार रिपीट होगी। जैसे सितंबर में आपने 1 तारीख को वैक्सीन लगाया तो 15 सितंबर को दोबारा वैक्सीन लगेगी। और जैसे फरवरी में अपन ने वैक्सीन अपने भेड़ बकरियों को लगाते हैं तो ये 1 फरवरी को जैसे अपन ने वैक्सीन लगाया तो फिर ये जो है 15 फरवरी को दोबारा रिपीट होगी। तो अपने को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जब भी लगती है, जब ये 15 दिन के अंतराल पे दोबारा लगती है। इससे यदि अपन अपनी भेड़ बकरियों को वैक्सीनेशन समय पे करवाएंगे तो एंटीटॉक्सिमिया बीमारी से अपने को छुटकारा मिलेगा, फड़किया छुटकारा मिलेगा। पशुपालक भाइयों, अगर आप समय रहते इस रोग का टीकाकरण करवा लेते हैं तो इस रोग से अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं।
तो अपने को समय रहते ईटी एंटीटॉक्सिमिया का वैक्सीन करवाना चाहिए। और ये पशुपालकों को एक बहुत ज़बरदस्त नुकसान देने वाली बीमारी है। यदि अपन टाइमली वैक्सीनेशन करवाएंगे तो अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बासरी, जिला जयपुर के कृषक बंस बहादुर सिंह ने। यह गोभी वर्गीय फसलों में फसल सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बंस बहादुर सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अभी पत्ता गोभी, फूल गोभी की में कीड़े और बीमारियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। संक्रमण भी बहुत ज़्यादा होता है, खासकर डायमंड बैग मोथ है जिसको डीबीएम कहते हैं। इसके मादा जो है अंडे दे देती है और अंडे से फिर लटे निकल कर उसको गोभी के अंदर, फूल के अंदर वो खाती रहती है, जिससे कि उसकी थोड़े टाइम बाद उसमें फूल में या तो भूरापन आ जाता है या फूल फिर उसका बदबू देने लगता है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों आपको ट्राइको ग्रामा जो मिर्च संरक्षित कीट है उसका हमें लगाना है। 3.5 कार्ड प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें इसको लगाना है और शाम के समय इनको लगाना है। या फिर आप किसान भाइयों एनपीवी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए सभी तरह की लटों, जो भी लट इसमें लटें लग जाती है, उसके लिए आप बेसिलस तुरेंजिसिस या जिसको बीटी के नाम से मिलता है, इसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। गोभी की फसल में एक समस्या आती है फूल का भूरा रोग होना और छोटा रह जाना। तो यह समस्या फसल में किस कारण से आती है और इसके समाधान के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएं? इस बारे में उचित सुझाव के लिए आइए मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, मुख्य रूप से अभी आप देखेंगे गोभी में फूल जो है वो भूरे कलर के होने लगे हैं, तो ये या फिर बटन जैसे होने लगे, तो ये किसान भाइयों नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। अधिक नाइट्रोजन देने से या कम नाइट्रोजन की कमी से पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं और फूल भी आपका छोटा बनता है या कर्ड जैसा बनता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि खेत में आप जो सिफारिश की गई है नाइट्रोजन की वही मात्रा डालें। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।